हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और आज हम शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। देखिए जी, ये राइट्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स, ये हम सभी को प्रदान किए गए हैं। किसने? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रदान किए हुए हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हम छोटे हैं बड़े हैं। ठीक है जी, हमारी हाइट कितनी है, हम मेल है फीमेल है, एलजीबीटी हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये सबको फंडामेंटल राइट्स प्रदान हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट एनी फर्दर डू इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो राइट्स का मतलब होता है, ये एक क्लेम होता है पर्सन का। ठीक है जी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो कोई भी है, वो क्लेम होता है कि वो भी एक फेलो बीइंग है और वो सोसाइटी या किसी और इंसान या गवर्नमेंट इस सब से परे हट के उसको वो राइट मिले ही हुए हैं और वो उसका अधिकार है। ठीक है जी। और ये एक बेसिकली इक्विलिब्रियम है लिबर्टी और रिस्ट्रिक्शन का। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस देखिए दोस्तों, अगर मैंने आपको कोई राइट दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो एक बैलेंस बनाया गया है कि अगर आपको कोई, जैसे स्पाइडरमैन मूवी में कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी तरीके से अगर आपको फंडामेंटल राइट मिला भी है तो उसके साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है ताकि उसका गलत फ़ायदा नहीं हो। ठीक है जी। तो और ये जितने भी हमारे राइट्स हैं इसको गारंटी किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। और इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गारंटीड और प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रोटेक्टेड बाय का मतलब, देखिए जब हम अगले लेक्चर्स में आएंगे तो आर्टिकल 32 करेंगे और 226 करेंगे जो कि रिट्स हैं। रिट्स को बेसिकली हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है। ठीक है जी। तो ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स। और ये फंडामेंटल इसलिए कहे जाते हैं कि ये जो ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होती है किसी भी इंसान की, मटेरियल हो गई, इंटेलेक्चुअल होगी, मोरल मॉरल हो गई या स्पिरिचुअल होगी, वो इंश्योर करता है फंडामेंटल। ठीक है जी। तो लीगल राइट्स बेसिकली क्या होते हैं कि वो हमें लीगल ऑर्डिनरी लॉ से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कि ठीक है आपका एक ये राइट है, पर्टिकुलर राइट, और उसके लिए एक ऑर्डिनरी हमने स्टैट्यूट दे दिया। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का क्या है कि अब वो प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, आर्टिकल 32 एंड T26। ठीक है जी। और इसके साथ हम कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। चलिए, अब दोस्तों जब फंडामेंटल राइट्स हम स्टार्ट करते हैं तो यूजुअली हम बोलते हैं सर आर्टिकल 14, 15, 16 ऐसे करते करते 32 तक चले जाते हैं। बट बेसिक जो है वो है स्टेट। अब स्टेट क्या होता है? स्टेट की डेफिनेशन हमने आर्टिकल 12 में दी हुई है। ठीक है जी। स्टेट का जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देखें, अगर आप लॉ का देखा होगा तो काफ़ी केसेस होते हैं स्टेट वर्सेस पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है जी। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम जो है अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है जी, सपोज दिस इज़ एक ह्यूमन बीइंग है, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट है। प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट है मतलब आप जब भी पैदा हो गए तो आप प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट है। तो मतलब कि स्टेट आपकी रखवाली करेगा और स्टेट की जिम्मेदारी बनती है आपकी रखवाली करने की। ठीक है जी। तो जब भी कोई ऐसा क्राइम होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया या हीनियस क्राइम हो गया, रेप हो गया, तो वो हमेशा स्टेट आपके बिहाफ पे लड़ता है। ठीक है जी। तो स्टेट क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है जी। स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स और लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक बेसिक डेफिनेशन है आर्टिकल 12 में। तो उसमें इंक्लूड क्या क्या गया ये देखिए, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जिसमें एग्जीक्यूटिव आते हैं, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स आते हैं यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के। ठीक है जी, ये पहला है। दूसरा है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, उसमें यूनियन टेरिटरी भी आ जाती है। ठीक है जी। और ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये यूनियन टेरिटरी हो, ये यूनियन हो गया और ये स्टेट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का हो गया इंक्लूडिंग यूटी। ठीक है जी। तो और उसमें और कौन से आते हैं? ऑल लोकल अथॉरिटीज़, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी भी स्टेट है, पंचायत भी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गया, वगैरह वगैरह, जिसके अंडर स्टेट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट
कंट्रोल है, ठीक है जी। और ऑल अदर अथॉरिटीज़, ठीक है जी, जैसे कि स्टैट्यूटरी, ये स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी, जैसे LIC इंडिया हो गया, ONGC हो गया, सेल वगैरह हो गया, जिसमें कि स्टेट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है, उसको हम स्टेट मानते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिक आ गई स्टेट की। अब क्वेश्चन आता है कि जुडिशरी जो है क्या वो स्टेट है? तो इसमें यस भी है और नो भी है। यस क्यों है? कि जुडिशरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है और जो रूल मेकिंग है, मतलब कि जो लॉ बनाता है, ठीक है जी, वो उसका पार्ट जो है हम स्टेट में मानते हैं। लेकिन जो जुडिशियल साइड हुआ, जिसमें जजमेंट दे रहे हैं या केसेस लड़ रहे हैं, वो स्टेट का पार्ट नहीं आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जुडिशरी इज स्टेट, यस एंड नो, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, ठीक है जी। ये आता है हमारा आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि देखिए हमारे पास जो है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है, अगर हमारे कोई ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं लॉ के साथ, ठीक है जी, तो हम उनको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। मतलब मैंने कोई ऐसा एक पर्टिकुलर लॉ बनाया कि जो कि फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट हो रहा है, मतलब कि ठीक नहीं बैठ रहा है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, अनलाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। तो ये डिफ़ाइन करता है कि कोई भी इस तरीके का ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज हैविंग इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ऑफ फोर्स ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसको हम नल एंड वॉइड कर देंगे। और इसमें केशव नंदा भारती केस जो 1973 में आया था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कहा कि कोई भी ऐसा लॉ जो बेसिक स्ट्रक्चर देखिए हम प्रियम्बल में हमने किया था ना, ये प्रियम्बल में हमने कवर किया था कि एनीथिंग that is inconsistent with the basic structure of the constitution it can be declared as void। और ये किसके अंडर आता है? आर्टिकल 13 के अंडर आता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इसका अगर जिस्ट निकाला जाए तो ये जुडिशियल रिव्यू की तरफ कह रहा है कि आपके कोई भी लॉज इस तरीके से बनाए गए हैं उसको आर्टिकल 13 के अंडर नल एंड वॉइड कह दिया जाएगा, ठीक है जी। ठीक है जी। अब देखते हैं लॉ कौन कौन से इनकंसिस्टेंट है, किन टाइप के लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं कि परमानेंट लॉज जो हैं जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा है। दूसरा टेम्परेरी लॉज, जैसे ऑर्डिनेंस पास कर दिया है किसी प्रेसिडेंट ने या स्टेट गवर्नर ने, उसके बारे में है। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशन। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, मतलब कि आपके किसी भी तरीके के लॉ स्टेट ने बनाए हैं तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट हुए तो वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। और ये आता है आर्टिकल 13 के अंतर्गत, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये है, और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो चीज़ें हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ आपको बेसिकली क्या होता है। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है, ये हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ब्रिटिश। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो कहाँ से आया है? ये आया है अमेरिकन से। इसके बारे में तो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। तो बेसिकली ये देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, मतलब कि किसी को एक स्पेशल प्रोविज़न नहीं मिलना है, सब इक्वल हैं। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉ, मतलब कि ऑर्डिनरी लॉ जो लॉ ऑफ द लैंड है वो सबके लिए इक्वल है। और कोई भी पर्सन, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हाई और लो हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। ये एक पहला कॉन्सेप्ट है। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, मतलब कि चाहे बोथ जिनको प्रिविलेज भी मिला है या लाइबिलिटीज़ हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है जी। और जो सिमिलर एप्लीकेशन
ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, मतलब कि के सारे जो लॉज हैं, सिमिलर लॉज, वो सिमिलर सिचुएशन पे लगेंगे और सबको ट्रीटेड इक्वली किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो एक जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा जो है वो नेगेटिव है, इक्वालिटी। ठीक है जी। अब इसके बारे में एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन क्या है? अब हमने ये ऊपर पढ़ लिया कि सर इक्वालिटी दो टाइप्स की हैं, चलो इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी आ जाता है। अब देखिए एक्सेप्शन क्यों है। हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये इंडियन नहीं है, इंडिया है, और जो गवर्नर ऑफ द स्टेट हैं, वो, माफ़ कीजिएगा काफ़ी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इम्यूनिटी है ये, वो काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी उनको प्रदान की गई है आर्टिकल 361 के अंडर। ठीक है जी। और ये किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। ठीक है जी। जो उनके पास इन एक्साइज ऑफ देयर पावर्स ऑफ ड्यूटी, गवर्नर और प्रेसिडेंट किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है और इनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं इंस्टीट्यूट की जाएगी और इनको अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए है। और नो सिविल प्रोसीडिंग विल बी टेकन प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है जी। तो ये मोटे मोटे तौर पे क्या कह रहा है? ठीक है जी, प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। अब ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए क्यों किया गया है? देखिए जी, ये हेड ऑफ द स्टेट हैं। हेड ऑफ द स्टेट कैसे हैं? प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी। जो हेड ऑफ द स्टेट है, ऑब्वियसली उनको कुछ टाइप की प्रोटेक्शन तो चाहिए होगी, तो इसलिए हमने इनको दी है एक्सेप्शन टू इक्वालिटी। ठीक है जी। अब आगे आते हैं, और भी एक्सेप्शन है कि देखिए, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग एनी कोर्ट रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और वर्क गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ। मतलब कि पार्लियामेंट में कोई भी काम किया है या किसी भी कमेटी में उसने कुछ बोला है, किया है, उसके लिए उसकी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है जी। साथ में फॉरेन के जो डेलीगेट्स हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको इम्यूनिटी मिलती है। इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग फॉरेन डिप्लोमेट्स को। ठीक है जी। और यूएनओ और उसकी एजेंसी के जितने भी लोग हैं हमारे कंट्री में, उनको भी इम्यूनिटी मिलती है और इस इम्यूनिटी को कहते हैं हम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। मतलब कि इनकी जो अरेस्ट है वो किस तरीके से होता है कि आपका जो एम्बेसी होती है पर्टिकुलर कंट्री की या यूनाइटेड नेशंस की, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, इनका डायरेक्ट अरेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है जी। चलिए अब अगले आर्टिकल पे आते हैं, अंडर आर्टिकल 15। इसका मतलब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 15 क्या प्रोवाइड करता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ। अब देखिए ग्राउंड जो है वो आप ऐसे याद कर सकते हैं, RRCSPB, RRCSPB। ये क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है जब भी आप कभी मेंस में लिखेंगे। तो इसमें क्या है? रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। ठीक है जी। और दूसरा प्रोविजन कहता है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ, ये फिर से वही आगे आपके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि आपका किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और उनकी कोई भी डिसेबिलिटी या लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए अंडर आर्टिकल 15 के अंतर्गत। ठीक है जी। और बेसिकली क्या है, इनको किन किन चीज़ों से रोकथाम नहीं होनी चाहिए, इनके साथ इस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। उनको एक्सेस होना चाहिए शॉप्स का यूज़ करने के लिए, पब्लिक रेस्टोरेंट के लिए, होटल्स के लिए, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है जी। एक ये चीज़ है। यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड बाय होली और पार्टली बाय स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है जी। तो इस कई बार ऐसा होता है कि कोई प्राइवेट रिजॉर्ट है तो उसमें आप मना कर सकते हैं। तो उसमें क्या आता है? राइट टू एडमिशन रिजर्व्ड। लेकिन अगर वही चीज़ किसी स्टेट फंड से डेडिकेटेड
होली या पाशली, तो उसमें आप नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, हमारे देश में अभी भी काफ़ी पिछड़े इलाकों में, पिछड़े में भी नॉर्मली देखा गया है, काफ़ी न्यूज़ में देखा गया है कि पब्लिक रेस्टोरेंट में कई बार आपको रोक दिया जाता है, तो ऐसे काफ़ी केसेस हैं। तो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, और ये जो प्रोविज़न है ये बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है जी। और जो जो फॉर्मर है, मतलब कि ये जो प्रोविज़न है ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन स्टेट की तरफ से भी और प्राइवेट इंडिविजुअल की तरफ से भी, और जो एक्सेस टू शॉप पब्लिक रेस्टोरेंट है वो प्रोहिबिट करता है ओनली बाय स्टेट, ठीक है जी। चलिए अब आगे आते हैं। एक्सेप्शंस हैं इसमें। एक्सेप्शंस क्या है कि स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब कि स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है जी, ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गया एक, दूसरा हो गया शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। और स्टेट जो है वो एम्पावर करता है स्पेशल प्रोविज़न एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है जी, रिगार्डिंग देयर एडमिशन, मतलब कि स्कूल और कॉलेजेस के एडमिशन में वो इस तरीके के प्रोविजंस डाल सकता है, ठीक है जी, वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशन में नहीं है वो। माइनॉरिटी एजुकेशन कैसे हो गई? कोई ऐसी एजुकेशन जो कि आपके माइनॉरिटीज़ रन कर रहे हैं, जैसे कि सिख्स हो गए या फिर आपके क्रिश्चियंस हो गए, ठीक है जी, उनमें ये लागू नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंदिरा साहनी जजमेंट के बारे में बात करते हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर बात करेंगे, देखिए अब क्या हुआ है कि 10% रिजर्वेशन EWS में भी आ गई हुई है, इसी तरीके से काफ़ी जगह रिजर्वेशन आई हुई है। फिर मंडल कमीशन भी आया था आपका, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि 27% रिजर्वेशन है। तो इसके बाद क्या हुआ कि डिफरेंट स्टेट्स ने अपनी अपनी रिजर्वेशन डालने लग पड़े। कोई 67% पे आ गया, कोई कितनी परसेंटेज पे आ गया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया। तो इंदिरा साहनी जजमेंट में क्या कहा गया कि कैपिंग कर दी। कैपिंग का मतलब है एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे स्टॉप करना है। तो रिजर्वेशन जो है वो 50% से ऊपर नहीं जा सकती। और अभी आप रिसेंट देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी एक केस चला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और हरियाणा गवर्नमेंट भी अभी रिसेंटली कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर में भी वो रिजर्वेशन डालेंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है इक्वालिटी का, राइट टू इक्वालिटी का और फंडामेंटल राइट्स का, जो कि न्यूज़ में तो हमेशा ही रहता है। इट इज़ ऑलवेज इन द न्यूज़, ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 16 क्या आता है? तो आर्टिकल 16 क्या कहता है? प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी। तो ये कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सभी सिटीज़न को मिलनी चाहिए इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है जी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। तो इसमें क्या कहता है कि नो सिटीज़न कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट्स ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन। देखिए वही पीछे जो हमने किया था, रिलीजन आ गया, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस, इसके बेसिस पे उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं, ठीक है जी। एक्सेप्शन कैसे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो रेजिडेंस को एक कंडीशन माना जा सकता है एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए। ये एक चीज़ है कि सपोज़ अगर आप स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश से हैं या स्टेट ऑफ हरियाणा से हैं, तो आपको प्लेस ऑफ रेजिडेंस उसमें एक क्राइटेरिया माना जा सकता है, ठीक है जी। और स्टेट जो है वो रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट और फेवर भी कर सकता है। मतलब कि एचपी के जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने 60% रिजर्वेशन कर दी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट। जैसे कि अगर 10 पोस्टें हैं तो उसमें से 6 पोस्टें रिजर्व फॉर हिमाचल प्रदेश या हरियाणा की जनता के लिए होगी, ठीक है जी। ये हो गया, ठीक है जी। और इसमें क्या कहता है कि एक
ऐसा ऑफिस जो कि किसी रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा रिलीजियस ऑफिस, आपका रिलीजियस ऑफिस जो कि पर्टिकुलर रिलीजन से है, तो वो उस पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन से ही होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिलीजन अगर 90% जो है वो है, लेकिन उसमें किसी और रिलीजन का अपने गवर्निंग बॉडी में बिठा दिया हुआ है, तो इसमें ये भी एक्सेप्शन आता है। ठीक है जी। लेकिन आर्टिकल 16(4) और 16(4)(a) जो है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? 16(4) के कहता है कि स्टेट जो है वो प्रोविज़न ऑफ रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट में डाल सकता है बैकवर्ड क्लासेस में। ठीक है जी। जो ओपिनियन ऑफ स्टेट में इस तरीके से है कि स्टेट मानता है कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं सर्विसेज में, ये आता है 16(4). और 16(4)(a) क्या कहता है कि स्टेट जो है वो रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशंस भी डाल सकता है। मतलब कि कोई इस तरीके से है कि अगर आपका स्टेट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, तो उसमें वो रिजर्वेशन डाल सकता है। और 16(4)(a) कहता है कि प्रमोशन में जो है उस पर्टिकुलर दबके को प्रमोशन भी दी जा सकती है। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 17, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छूत। ठीक है जी। देखिए जी, ब्रिटिश टाइम में जब 1947 से पहले काफ़ी ज़्यादा छुआछूत थी, और अभी भी सैडली हमारे देश में ये चीज़ है, प्रचलन है, और काफ़ी बार न्यूज़ में हमने देखा हुआ है। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? ये अनटचेबिलिटी और उसकी किसी भी तरीके की प्रैक्टिस को मनाही करता है। ठीक है जी। और एक ऑफेंस माना जाता है। ठीक है जी। तो बेसिकली अनटचेबिलिटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन ही नहीं है, लेकिन मैसूर हाई कोर्ट ने कहा था कि ये डेफिनेशन पे मत जाइए आप, इसका लिटरल या ग्रामेटिकल सेंस में मत जाइए, बट जो प्रैक्टिस है इतने समय से चल रही है उसके बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंतर्गत, ठीक है जी, इसमें बात की गई है कि अनटचेबिलिटी के बारे में क्या क्या किया गया है। ये एक्ट क्या क्या बताता है कि किस टाइप के ऑफेंसेस हैं, कि प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप। ठीक है जी। फ्रॉम वर्शिपिंग पब्लिक प्लेस वर्शिप हो गया कि वहाँ पे आपको किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में नहीं घुसने दिया। जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी और ऑन ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस फिलोसफिकल और एंड द ग्राउंड्स। मतलब कि आपने कहा कि मेरे धर्म में लिखा हुआ है कि तुम्हें नहीं छूना है, या मेरे रिलीजियस बिलीफ कहते हैं कि तुम हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता, तो ये सारी जितनी भी दकियानुसी बातें हैं ये इसमें एक्ट में आती हैं। डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप, होटल और प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। यानी कि आप बार्बर शॉप में गए और बार्बर ने बोला कि तू इस पर्टिकुलर कास्ट का है, तूने इधर नहीं बैठना है, या मैं तेरे बाल नहीं काटूंगा। या किसी होटल में गए हैं तो वहाँ पे अलग से आपके लिए टेबल लगाया है कि आप इस पर्टिकुलर कास्ट, मतलब देखिए कितना ही अजीब है ना कि आपको इस तरीके से ट्रीट किया गया है। आप कहीं थिएटर में गए हुए हैं तो आपने बोला है कि नहीं आपको इधर नहीं बैठना है। या फिर आपने इंसल्ट किया हुआ है किसी स्केड्यूल कास्ट को, उसकी पर्टिकुलर जात के लेके आपने उसको पर्टिकुलर चीज़ बोली हुई है कि तू ये है तो वो है। आई मीन देखिए कि इंसान की वैल्यू तो समझ नहीं रहे हैं और आप उसकी जात पे जाके ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, तो काफ़ी सैड है ये। ठीक है जी। अब इसके बारे में दिया हुआ है। और एक और चीज़ है कि रिफ्यूजिंग टू एडमिट अ पर्सन इन हॉस्पिटल, कि आपने हॉस्पिटल में घुसने नहीं दिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब स्कूल में नहीं आने दिया। हॉस्टल मतलब कि एस्टेब्लिश फॉर पब्लिक बेनिफिट, मतलब हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, हॉस्टल हो गया। ठीक है जी। और प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब कि आप किसी को ज्ञान दे रहे हो कि हाँ ये इस तरीके के लोग होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, हमारे शास्त्रों में ये लिखा था, हमारे उसमें ऐसे लिखा था, वैसे लिखा था। मतलब कि आप अनटचेबिलिटी को किसी न किसी तरीके से प्रीच कर रहे हो, वो भी गलत है। ठीक है जी। और रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और रेंडर सर्विस टू एनी पर्सन, मतलब कि आपने बोला कि मैं तुझे सब्जी नहीं दूंगा, तू इस जात का है या समथिंग लाइक दैट, तो वो आता है अनटचेबिलिटी में। ठीक है जी।
अब आता है यहाँ आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली हम अपने करंट अफेयर सीरीज़ में भी आपने देखा होगा कि मेरिट ऑफ लीजन जो है वो हमें कन्फर किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ठीक है जी। तो अब वो भी तो एक टाइटल ही है। तो इसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ कि हमारा आर्टिकल 18 अबॉलिश करता है टाइटल्स को, मतलब कि महाराज अधिराज या ज़मींदार साहब इस टाइप के टाइटल्स नहीं हो सकते, लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के जो हैं वो दे सकते हैं। जैसे कि कोई अपने नाम के आगे कर्नल लगा सकता है, ठीक है जी, या फिर डॉक्टर लगा सकता है, वो अर्न किए हुए हैं तो वो मिल सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये सिटीज़न ऑफ इंडिया को मतलब किसी भी कंट्री से एक्सेप्ट करने के लिए मनाही करता है, ठीक है जी। और अगर अगर आपने करना भी है तो कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ज़रूर है। तो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर ने जब ये एक्सेप्ट किया होगा तो कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ज़रूर मिला होगा, ठीक है जी। और कोई भी जो है आपकी किसी भी तरीके की एमोल्यूमेंट्स या फिर कोई भी तरीके का प्रेजेंट जो है वो नहीं ले सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कि अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे कहीं पे गए हुए हैं, किसी देश के भ्रमण पे गए हुए हैं, तो ये एक बेसिक चीज़ तो बहुत नेसेसरी कि कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए, क्योंकि हेड ऑफ़ द स्टेट वही है, ठीक है जी। और 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं हमारे, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन इनको सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम ये नहीं बोल सकते कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, या ऐसे नहीं बोल सकते अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न। हम लिख सकते हैं, मतलब उनके आगे और पीछे लगा नहीं सकते। हम ये ज़रूर कह सकते कि भारत रत्न है, लेकिन उनके नेम्स ऑफ अवार्डीज़ के आगे या पीछे नहीं लगा सकते, नहीं तो उस अवार्ड को फॉरफिट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज फंडामेंटल राइट्स का एक लेक्चर। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये लेक्चर किस तरीके से लगा, किस तरीके से। और हम आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें सारे पॉलिटी के लेक्चर्स कवर करेंगे, और उसमें कुछ डेडिकेटेड सीरीज़ भी होंगी जिसमें कि हमारे लॉज जो हैं जो कि छूट जाते हैं, हमारे बुक्स में नहीं दिए हुए हैं, या केसेस जो रीसेंट हो रहे हैं जिस तरीके से, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ वेरी नाइस डे।